अच्छा यार, आप ज़रा टाइप 2 के जो सवाल होते हैं, जो रिवर्स वर्किंग के सवाल हैं, उनको देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, उसकी पहले कहानी समझो कि सवाल में तुम्हें दिया हुआ क्या होगा और तुम उससे फाइंड क्या कर रहे होगे। यूजुअल सवाल जो हमारा टाइप 1 का सवाल था ना, उसमें ये कहानी थी कि तुमको उसने एक्स की वैल्यू दी हुई है, सही है, और साथ में तुम्हें उसने मीन और डिविएशन दिया हुआ है, कोई इनमें से दो सारी चीज़ें मिली हुई है तुम्हें, सही है। उसके बाद तुम इनको यूज़ करते थे, फॉर्मूला में इनपुट करते थे, उससे तुम अपनी जी वैल्यू फाइंड करते थे। जी वैल्यू फाइंड करने के बाद आप जाते थे टेबल पे और टेबल से निकालते थे अपनी प्रोबेबिलिटी। अब ज़रा देखो कि यही सेम काम अगर एक टाइप 2 का सवाल हो तो उसके लिए कहानी क्या बनती है। देखो, सबसे पहले ये बात होगी कि उसने आपको जो है ना पेपर में प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी को आपने लेके जाना है टेबल पे ढूंढना है, और टेबल पे ढूंढने के बाद वहाँ से आपने अपनी जी वैल्यू फाइंड करनी है। जी वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है फॉर्मूला में, और वहाँ से आपने किसी भी एक अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और वो आपका आंसर बन जाएगा। होगा क्या कि उसने आपको या तो उसने आपको क्या कहते हैं म्यू, या तो डिविएशन, या फिर एक्स, कोई भी एक चीज़ अननोन की हुई होगी, बाकी दो तुम्हें नोन होंगे, ठीक है। अब इस सवाल में सबसे ज़रूरी काम क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना आना चाहिए है कि जो जी की वैल्यू आप निकाल रहे हो, क्या आप पॉजिटिव वैल्यू निकाल रहे हो या आप नेगेटिव वैल्यू निकाल रहे हो। वो डिसाइड करने के लिए हम जो है ना, हमेशा हमेशा हमारा काम स्टार्ट होगा हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व से। कैसे, आओ समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे तुमसे वो कहता है कि वैल्यू फाइंड करो कि z इज़ ग्रेटर देन सम अननोन वैल्यू। कह लो कि ये वैल्यू तुम्हारे पास अभी हम इसको p कह लेते हैं, चलो। कह रहे हैं कि अब ये p की वैल्यू तुम्हारे पास z लेस देन p है, या p चलो थोड़ा अजीब गरीब हो जाएगा, e कर लेते हैं। z लेस देन e इज़ इक्वल टू 0.8531। अब सबसे पहले तो अपना जाके तुम बनाओगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ये बनाने के बाद तुम अब जाके डिसाइड करो कि तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि तुम्हें बात तो पता है ना कि अगर तुम इसको बीच से तोड़ोगे तो यहाँ भी 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ भी 0.5 होती है। तो आप देखो कि जो आंसर बना हुआ है ये 0.5 से बड़ा है कि छोटा। ओके, तुम याद करो अगर, तो जब हम डिसाइड कर लेंगे अगर ये बड़ी वैल्यू है तो ये ज़्यादा एरिया कवर करती थी, छोटी वैल्यू होगी तो ये छोटा एरिया कवर करेगी। तो हमें पता लग गया कि ये वैल्यू 0.5 से बड़ी है, यानी कि ये एक मेजर चंक कवर करेगी। अब डिसाइड करना है कि ये ग्रेटर देन का शेड किस तरफ आएगा, लेस देन का शेड किस तरफ आएगा। तो यार क्योंकि इसने तुम्हें बोला है कि ये तुम्हें ग्रेटर देन चाहिए ना, तो सॉरी ग्रेटर देन कह रहा हूँ, सॉरी ये लेस देन चाहिए ना, तो लेस देन का शेड किस तरफ होता है, पीछे लेफ़्ट पे शेड होगा। और लेफ़्ट पे शेड कितना चाहिए तुम्हें, 0.5 से ज़्यादा। तो तुम्हारी वैल्यू जो है ना जी की, यहाँ पे कहीं आनी चाहिए, ताकि ये तुम्हारा पीछे वाला शेड 0.5 से बड़ा आ जाए। बड़ा हिस्सा शेड करना है और जी के पीछे बड़ा हिस्सा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल पोजीशन बनती है जी की। अब तुम डिसाइड, अब इससे तुम्हें क्या पता लगा, तुम्हें पता ये लगा कि तुम्हारा जो जी आने वाला है ना, उस जी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब पकड़ते हैं कि जी को, भाई कि जी कितना है। वैल्यू तुम्हें थी 0.8531। देखो टेबल पे कहाँ है 0.8531। अगर तुम ढूंढने जाओगे ना यार, तो ये तुम्हें 8 की लाइन ये चल रही, तो ये 8531 कोई और आगे आएगा। मैं बड़ा वाला टेबल लेके आता हूँ, रुको। चलो, ये बड़ा टेबल आ गया हमारा।
अब इस पे देखो 8531 किधर है, तो यार ये 84 चल रहा है पूरा, ये 85 स्टार्ट हो गया, 8531 ये रहा, एग्जैक्ट ये रही वैल्यू। अच्छा किधर आ रही है, ये मेरे पास 5 और 1.0। तो इससे मुझे पता लगता है कि मेरी z की वैल्यू जो आई है ना यहाँ पे, वो आई है 1.05। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी बोला था, इसने बोला था प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ लेस दैन 1.05 इज इक्वल्स टू 0.8531। क्लियर है ये? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पे क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ लेस दैन e इज़ इक्वल टू 0.1432। अब सबसे पहले तो वही तुम अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाओगे। कर्व बनाया तुमने इस पे मार्क किया 0। अब देखो फिर से डिसाइड करो, लेस देन है कि ग्रेटर देन है। यार ये लेस देन दिखा रहा है, तो लेस देन का मतलब पीछे वैल्यू होती है, तो ये तुम्हें लेफ़्ट पे शेड करना है। अब लेफ़्ट पे शेड कितना करना है, 0.5 से ज़्यादा करना है या 0.5 से कम करना है? तो पता लग रहा है कि 0.5 से कम शेड करना है, तो आपका जो अब शेड बनेगा ना वो 0.5 से कम होना चाहिए। यानी कि तुम्हारी जो z की वैल्यू होगी वो यहाँ पे कहीं गिर रही है। इससे पता लगा तुम्हें कि तुम्हारी जो z की वैल्यू आनी चाहिए अब वो आनी चाहिए नेगेटिव। कितनी आनी चाहिए, आओ ढूंढते हैं। 0.1432 चाहिए हमें, तो 0.1432 तो हमारे पास इसमें तो है ही नहीं। क्या करें, इसको तुम फ्लिप करो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करो, इसको कितना आएगा, ये आपको मिलेगा 0.8568। अब ये भी इस टेबल में मौजूद नहीं है। आओ वापस से बड़ा टेबल लेके आते हैं। ये आ गया बड़ा टेबल हमारा। ये वैल्यू आई थी हमारे पास 0.1432 माइनस करके। अब देखो 0.8568 किधर मौजूद है हमारे पास, 0.8585 ये हमारा नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये 8554 आ रहा है और 8577 जा रहा है। तो अब इस केस में क्या किया जाए, अब तुम देखो तुम्हारे पास वैल्यू मौजूद कौन सी है जो तुम्हें मिली है टेबल से, क्लोजेस्ट वैल्यू वो आई है 0.8568 सॉरी 54। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए है 0.8568। तो अब ज़रा तुम मुझे सोच के बताओ कि तुम क्या ऐड करोगे यहाँ पे, तुम्हें क्या ऐड करना चाहिए यहाँ पे कि ये 54 से 68 पे चला जाए। तो अगर तुम ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ ना, तो पता लगेगा तुमको यहाँ पे डालना पड़ेगा 14। अब देखो तुम्हारे पास 14 ऐड करने का ऑप्शन था यहाँ पे इस लाइन में, बिल्कुल है, ये रहा, और हमने ये वाला नंबर चूज़ किया था। तो अब देखो इससे अब तुम्हारी जी वैल्यू क्या बनती है, मेरे पास ये 6 पे आया है और ये भी 6 पे आया है। तो इससे जो मेरे पास जी वैल्यू बनती है ना वो आ जाएगी 1.0, ये 6 और ये वाला 6, और क्योंकि मुझे पता था कि ये नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए तो ये नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर है ये? इसको एक दो बार वापस से करो ताकि तुम लोगों को ये चीज़ पक्की हो जाए, क्योंकि अब रिवर्स वर्किंग में सिर्फ ये पकड़ना है कि शेडिंग कैसे बननी है। शेडिंग बनाना आ गई ना तो फिर तो सिर्फ वैल्यू ढूंढ के वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं है। अभी तक जो पहली एग्जांपल तुमने देखी उसमें तुम्हें एज इट इज़ मिल गया था अपना ऑप्शन, ऐसी था ना,
एज इट इज़ ये वैल्यू मिल गई थी तो हमने 1.05 लगा ली थी। इस केस में तुम्हें एज इट इज़ नहीं मिली थी, तुम्हें थोड़ी इसके लिए ख्वारी करनी पड़ी थी। और तुमने ख्वारी क्या की थी, तुमने जाके देखा कि अच्छा 0.8568 एज इट इज़ नहीं मिल रही, तो क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी थी? तुमने देखा यार 54 है और 77 है। हमने बोला यार 54 पर जाके देखते हैं कि कुछ ऐड करने से हमें 68 मिल सकता है। हमने बोला हाँ, 0.0014 ऐड करने से। तो हमने जाके देखा कि थर्ड डेसिमल प्लेस पे क्या 14 ऐड करने का ऑप्शन था? बिल्कुल था। तो ये मेरा टेबल बन गया। टेबल की वैल्यू, टेबल से हमने जी वैल्यू निकाली और फिर वो जी वैल्यू, क्योंकि हमें पता था कि हमें नेगेटिव पे लगानी, तो वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। अब क्या कहता है? कहता है कि z इज़ ग्रेटर देन e, इसकी प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू 0.7204। अगेन आप अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाओगे। अब ग्रेटर देन है कि लेस देन है, सवाल पूछो सबसे पहले अपने आप से। जवाब तुम दोगे कि ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का मतलब आगे आना चाहिए, तो राइट पे आएगा शेड। अब राइट पे कितना शेड आना है? 0.5 से बड़ा या छोटा? 0.5 से बड़ा आना चाहिए, तो राइट साइड पे बड़ा शेड होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे आपको पता लगा कि आपकी जो z वैल्यू है ना, वो बेटा यहाँ पे गिरनी चाहिए, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। अब अपना टेबल खोलो। 0.7 हमें यहाँ मिल जाएगा इस छोटे वाले में। आओ 0.7204 ढूंढना है हमें। तो 0.72 की लाइन ये चली, लेकिन इससे पीछे आना पड़ेगा। तो 7224 ये भी नहीं चाहिए, तो क्लोजेस्ट ये मिल रही है हमें अभी 7190। अब आओ फिर से अपने आप से वो सवाल पूछोगे कि 0.7190 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 0.7204 बन जाए। हाँ भाई, सोच के बताओ क्या ऐड किया जाए ऐसा। तो यार अगर तो आपका जवाब यहाँ पे भी 14 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि तुम 0.7190 में जब 0.0014 ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 0.7204 देगा। तुम अगर ये वैल्यू जाओ यहाँ से निकालो तो 14 किधर आ रहा है तुम्हारे पास इस लाइन के अंदर? इस लाइन में 14 आपको मिलता है 5 पे, नहीं 4 पे आ रहा है भाई। हाँ जी 4 पे आ रहा है। तो इसके लिहाज से मेरा जो आंसर बनता है वो बनता है 0.584। तो मेरी z वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव में आएगी। 0.5, सेकंड डेसिमल 8 है, थर्ड डेसिमल 4 हो गया। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल देखो। अब इसमें भी देखो तुम्हारे पास वैल्यू छोटी वाली है। फिर सबसे पहला काम अपना आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाएंगे, ज़ीरो मार्क करेंगे। अब ग्रेटर देन या लेस देन? भाई ग्रेटर देन है, तो शेड राइट साइड पे आएगा। अब राइट साइड पे कितना शेड आना है? 0.5 से बड़ा या 0.5 से छोटा? छोटा शेड आना है, तो छोटा शेड आएगा राइट साइड से, तो कुछ ऐसा हो जाएगा यार, है ना। तो मेरी z की वैल्यू यहाँ पे गिरेगी, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको 1 माइनस 0.2236 कर देता हूँ, ताकि मुझे एक्टिव प्रोबेबिलिटी मिल जाए, जो हो जाएगी 1 माइनस 0.2236, जो कि आ रही है 0.7764। आओ अपने टेबल फिर से ले आओ। 7764 ढूंढ रहे हैं भाई, तो 78 चल रहा है यहाँ पे, तो उसके पीछे होगा 7704 है, 7734 है, 7764 भाई एग्जैक्टली वैल्यू मिल रही है, क्या बात है। तो ये आएगा मेरे पास 6 और ये आ रहा है 0.7। तो
हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा z=0.76। ठीक है। आई होप इस प्रैक्टिस से तुम लोगों को अपने प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके z वैल्यू निकालना आ गई हो। ये प्रोबेबिलिटी कितनी बड़ी है और कौन सा साइन है, ये दोनों डिटरमिन करते हैं कि तुम्हारा z पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसके बाद तुमने प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके टेबल से वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू 0.5 से छोटी होगी तो तुम पहले उसको 1 माइनस करोगे ताकि तुम्हारे पास एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आए, जाके तुम फिर उसको निकाल सको टेबल से। आओ एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। इस सवाल में तुम्हें उसने बताया है कि तुम्हारा म्यू 20 है और डिविएशन तुम्हारे पास 12 है। तुम्हें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू कौन सी, जहाँ पे x ग्रेटर देन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.7486। तो आ जाओ, अभी तुम सबसे पहले अपनी z वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो। अच्छा, इस सवाल में देखो तुम्हें बताया था ना मैंने कि तुम्हें वो कोई भी एक चीज़ अननोन रखेगा। तो देखो तुम्हें उसने यहाँ पे इस क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ है, डिविएशन दिया हुआ है, x उसने अननोन छोड़ दिया है, तो तुम्हें x निकालना है एट द एंड आके। 0 आ गया यहाँ पे। अब तुम देखो प्रोबेबिलिटी, अपना इनइक्वालिटी चेक करो, लेस देन है कि ग्रेटर देन है। तो यार आप बताओगे कि ग्रेटर देन है, यानी कि शेडिंग आपकी राइट से आनी चाहिए। राइट से कौन सी आएगी, छोटा शेड आएगा या बड़ा शेड आएगा? यार बड़ा शेड आ रहा है, तो बड़ा शेड अगर राइट से आएगा तो वो तो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, जिसको अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँगा तो ये मेरे पास z की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। आओ आप अपना टेबल सामने रखते हैं और z की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं भाई। तो यार ये 0.74 यहाँ पे कहीं आएगा, 7422 7486, ये रहा। ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरे पास इस लाइन पे 0.6 और ये 7, तो गुड हो गया यार, वैल्यू आ गई। तो मेरे पास z की वैल्यू आई -0.67। वो वाला 67 नहीं है भाई। अब z मिल चुका है, अब हमें क्या क्या करना था, अब क्या स्टेप्स थे भाई, वापस आके देखो। हमने कहा था कि हमें प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई होगी, हमें टेबल से जाके z वैल्यू निकालनी है। हमने ये 3 स्टेप कर लिए। अब हमें इसको फॉर्मूला में अप्लाई करके अननोन फाइंड करना है। आ जाओ फॉर्मूला में इसको अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला था हमारे पास z इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। z की वैल्यू -0.76 है, 67 है, इक्वल्स टू x हमारा अननोन जो कि अल्फ़ा है, माइनस म्यू 20 है और डिविएशन 12 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी -0.67 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 20, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 11.96। ठीक हो गया, ये क्लियर है। एक और पार्ट देखो, इसमें क्या कहता है, x लेस देन a इज इक्वल टू 0.8117। जाओ अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाओ, 0 मार्क करो। अब देखो लेस देन के ग्रेटर देन, आप बोलोगे लेस देन की बात कर रहा है तो शेड तुम्हारा लेफ़्ट से आना चाहिए। लेफ़्ट से बड़ा शेड चाहिए कि छोटा शेड चाहिए? यार बड़ा शेड चाहिए। तो बड़ा शेड जब करने जाओगे ये आ गया भाई, सी यहाँ पे कहीं आएगा, पॉजिटिव में आ रहा है। अब तुम अपनी वैल्यू निकालने की करो, 0.8117 चाहिए। 0.81 यहाँ चल रहा है, ये तो 8159 है, तो हमें इससे पीछे आना पड़ेगा। 8133 8106 यही करीब वैल्यू आ रही है। अब देखो ये तुम्हारा 8106 आया है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था 8117।
क्या ऐड किया जाए इसमें, ऐसा क्या ऐड करूं कि ये 6 से 17 बन जाए। 11 ऐड कर देते हैं। तुम्हें 11 ऐड करना है तो देखो 11 ऐड करने का ऑप्शन है यहाँ पे, बिल्कुल है, ये रहा। तो अब देखो तुम्हारे पास ये पूरा नंबर जो है कहाँ से आया, ये 0.8884 ये आ रहा है नंबर। तो मेरे पास z की वैल्यू आती है 0.884। अब इसको मैं अपने फॉर्मूला में इनपुट करूं, मीन हमारा 20 था, बिल्कुल 20 है, और डिविएशन 12 है। तो इससे मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी जो कि बनती है 0.884 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 20, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 30.608। ये वाला पार्ट भी हमारा डन हो गया। ठीक है जी, और आ गया हो x इज़ लेस देन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.8137। क्या किया जाए, चलो बनाओ अपना नॉर्मल कर्व, एक्स एक्सिस प्लॉट करो, इसका जी मार्क करो 0 पे। अब बात करो फिर से लेस देन की ग्रेटर देन, यार लेस देन है तो लेफ़्ट पे शेड आना चाहिए। बड़ा शेड आएगा कि छोटा शेड आएगा, यार बड़ा शेड आ रहा है, ये शेड बनता है हमारा, z की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। आओ टेबल से वैल्यू निकालते हैं। अब 8137 चाहिए भाई। तो देखो 8137 है मौजूद हमारे पास क्या, नहीं यार 0.8137 तो नहीं है, लेकिन क्लोजेस्ट वैल्यू मुझे 8133 दिख रही है। फिर से वही बात करेंगे हम लोग कि 0.8133 आपके पास मौजूद है, बनाना आपको 0.8137 है। क्या ऐड किया जाए इसमें ऐसा कि ये आपका 37 बन जाए, यार 4 ऐड कर लेते हैं। नहीं, अब देखो 4 मौजूद है, नहीं 4 भी नहीं है, 3 है और 5 है। तो देखो जब भी सवाल में ऐसा हो ना कि तुम्हें जो वैल्यू ऐड करनी है वो तुम्हें नहीं मिल रही हो, लेकिन ऐसा है कि देखो बिल्कुल इन दोनों के बीच में 4 मौजूद है, जब भी ऐसा होगा तो आप इन दो वैल्यूज़ का मिड पॉइंट ले लोगे, जो कि 1.5 आ रहा है, यानी क्योंकि डेसिमल है तो ये हम 1.5 ले लेंगे। तो अब देखो तुम्हारी क्या वैल्यू बनती है पूरी z की, ये आएगी 0.8 और 9, तो z आपका आ गया 0.8 और सेकंड डेसिमल 9 है, थर्ड डेसिमल 1 और 2 का हाफ होना चाहिए, जो कि 1 और 2 का मिड पॉइंट जो कि होगा 1.5। ये तुम्हारी z वैल्यू आ गई। अब तुम इसको यूज़ करके फाइंड करोगे अपने अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा आ जाएगा तुम्हारा 0.8915 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 20, ये आ गया 30.698। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। सबसे पहले अपना तुम नॉर्मल कर्व बना लो, ज़ीरो मार्क किया। अब देखो ग्रेटर देन कह रहा है तुमसे, ग्रेटर देन अल्फ़ा है तो शेड लेफ़्ट से आएगा या फिर राइट से आएगा, ग्रेटर देन है तो यार ये राइट से आना चाहिए। अब राइट पे तुम्हें कितना शेड करना है, बड़ा शेड करना है छोटा शेड करना है,
ये 0.6 है तो बड़ा शेड करना पड़ेगा, तो ये यहाँ कहीं तक आ जाएगा, ऐसा ही है। तो तुम जाके देखोगे तो पता लगेगा कि z की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू z की आनी चाहिए तुम्हारे पास। तो अब देखो तुम टेबल पे जाओ और देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है। आओ भाई, 0.6148 चाहिए, 0.6179, फिर 62। हाँ तो फिर यही वाली इसी से काम चलाएंगे हम लोग, लेकिन अब इसमें कितना ऐड करना है आओ वो देखते हैं। तो यार 0.6179 है, और आपको इसमें ऐड करने के बाद बनाना है 0.6148। ओहो 48 बनाना है, 79 भी नहीं आएगा, उससे और पीछे जाना पड़ेगा। तो 6064616141 ये आ गई, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें। तो 6141 है, कितना ऐड करना पड़ेगा भाई? आप बोलोगे 7 ऐड कर दो, 7 ऐड कर दोगे तो काम चल जाएगा। अब देखो 7 है, नहीं है 7, इनके बीच में यहाँ पे कहीं 7 आएगा। अब ज़रा देखो एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा है क्या? 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। तुम्हें ये चाहिए और तुम्हारे पास ये दो वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो देखो ये एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, तो जब भी ऐसा केस हो ना कि तुम्हारे पास वैल्यू एग्जैक्टली मिडिल में ना पड़ रही हो, तो जिसके ज़्यादा करीब है ना, तो तुम उस वैल्यू को यूज़ करके अपना काम चलाओगे। तो तुम इसको मान लोगे और इसकी बेसिस पे अपना आंसर निकालोगे, जो कि बनेगा आपका 0.292। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेगेटिव z है याद रखना, तो -0.292। 2 क्यों लिया है हमने? क्योंकि ये 8 के करीब था। लास्ट वाले केस में वो एग्जैक्टली मिडिल में आया हुआ था, दोनों के मिडिल में था, तो हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया। जब मिडिल में नहीं होगा, किसी ना किसी करीब होगा, तो जिसके करीब होगा वो वाली वैल्यू आप यूज़ करोगे। ठीक है, z की वैल्यू आ गई है। अब तुम्हें z की वैल्यू को यूज़ करके अपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी बन जाती है -0.292 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 20। तो आपका आंसर आ गया 16.496। ठीक हो गया। अब ज़रा एक पास्ट पेपर का सवाल करते हैं टाइप 2 का, ताकि फिर हम आगे टाइप 3 पे चलें। अब देखो, अब इस पास्ट पेपर क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुमसे? कहता है कि द रैंडम वेरिएबल x इज़ द लेंथ ऑफ टाइम इन मिनट्स दैट जनन टेक्स टू मेंड अ बाईसाइकिल पंक्चर। भाई पंक्चर ठीक करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो x है। ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि x हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस। सही है। इट इज़ गिवन दैट probability that x is greater than 30 is equal to 0.148 and probability that x is greater than 20.9 is equal to 0.6228. Find mu and standard deviation. अब देखो इस सवाल को करने के लिए हम लोगों को दिमाग बनाना है कि सबसे पहले करना क्या है। देखो इस सवाल में तुम्हें उसने दो अननोन दे दिए, म्यू भी अननोन दे दिया तुम्हें उसने, और उसने डिवीएशन भी अननोन कर दिया है। अभी टेंशन नहीं है, अभी तक जो तुमने पढ़ा है ना, यहाँ तक का काम तो कर सकते हो ना। यहाँ तक का काम करके बताओ मुझे, फिर हम आगे चलेंगे। तो देखो तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 30। ये आई है आपके पास कितनी? 0.1480। और प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 20.9 वो आई है आपके पास 0.6228।
अब ज़रा पहले इनको यूज़ करते हैं और इनकी जी वैल्यूज़ पता लगाते हैं कि यार कहाँ पे गिरनी चाहिए, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो दोनों के लिए तुम अलग अलग बना लो इनका नॉर्मल का कर्व। सबसे पहले हम इस वाले की बात करते हैं। देखो, ग्रेटर देन या लेस देन, भाई ग्रेटर देन है तो शेड तुम्हारा राइट से आएगा। राइट से कितना, छोटा शेड करना है बड़ा शेड करना है? यार ये तो छोटा शेड आ रहा है, यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो मेरी जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। उस वाले की ज़रा बात कर लेते हैं। उस वाले पे मेरे पास ये ज़ीरो, अगेन देखो भाई ग्रेटर देन है कि लेस देन है, ग्रेटर देन ही है, तो इसका शेड भी राइट से ही शुरू होगा, राइट से शुरू होगा। लेकिन अब बड़ा शेड करना है या छोटा शेड करना है? यार तुम्हें इसका बड़ा शेड करना है, तो ये कुछ यहाँ तक आ जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे मेरे पास जो जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है नेगेटिव में। ठीक है, ये बात पता लग गई हम लोगों को। अब ज़रा हम अपना टेबल यूज़ करके इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अच्छा एक और काम कर लो, क्योंकि ये 0.1 पे है ना, ये तो अभी तो हमें मिलेगी नहीं टेबल से, तो हम इसका 1 माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस 0.1480, तो हमें प्रोबेबिलिटी इसकी मिल जाएगी, जो हमें फाइंड करनी है टेबल पे, वो मिलेगी 0.852। अब ज़रा और टेबल लेके आते हैं ताकि हम इन दोनों की जी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। अच्छा भाई, तुम जी वैल्यूज़ फाइंड करने जाओगे ना अब इसकी, तो देखो पहले वाला 0.852, 852 चाहिए आपको, ये 8520 कर लो इसको, एक ही बात है। अच्छा जी, 852, 8 चल रहा है यहाँ पे, ये 86 चल रहा है, तो ये 84, 8485, 8508, 8531। अब यार इनमें कहीं पे कहानी है, अब माइनस तो कर सकते नहीं, तो हमें इसी को देखना पड़ेगा। 8520 चाहिए, तो यार अब मुझे तुम खुद सोच के बताओ कि मैं 0.8508 में कितना ऐड करूं कि ये मेरे पास 0.8520 बन जाए। बोलो भाई, 12 ऐड कर दें? 12 ऐड कर लेते हैं। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ 12 है, अरे ये रहा 12, 12 भी है, 8508 भी है, गुड हो गया यार। तो तुम्हारे पास इसका आंसर निकल जाएगा, ईज़िली निकल जाएगा भाई। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? इसकी जी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1.045। पॉजिटिव चाहिए था, हाँ पॉजिटिव चाहिए था, सही है, तो हमने ये पहली वैल्यू निकाल ली अपनी। दूसरे की तरफ काम करते हैं, 0.6228, 0.6228 चाहिए भाई। तो अब देखो 0.6228 किधर है, 0.6217, फिर 6255, यार इसी में कहीं काम करना पड़ेगा हमें। अब इसके लिए भी कहानी बनेगी कि यार 0.6217 है, तुम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करोगे जो ये तुम्हें बना के देगा 6228। तो बोलो भाई कितना ऐड करें इसमें, क्या कहते हो, 11 ऐड कर दें? कर देते हैं भाई, 11 ऐड करके तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी। तो आओ ज़रा देखो क्या इसमें 11 मौजूद है, इस लाइन पे तुम्हारे पास 11 मौजूद है क्या भाई? ये रहा भाई, 11 भी है, क्या बात है, वेल डन हो गया। इसकी भी सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो ये बनेगा तुम्हारे पास 0.313, तो ये बन जाएगा 0.313। नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है भाई, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ दोनों जी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि हम अब इन दोनों को कैसे यूज़ करेंगे अपना स्टैंडर्ड डिविएशन और म्यू फाइंड करने के लिए। आओ भाई, तो अब देखो अगर मैं अपना फॉर्मूला बनाऊँ पहली वाली वैल्यू से, तो वो बनेगा, अगर हमारा फॉर्मूला था z इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन,
तो पहली वैल्यू यूज़ करके फार्मूला बन जाएगा 1.045 इक्वल्स टू, इसका एक्स कितना था भाई, इसका एक्स था 30 माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। और अगर दूसरी वैल्यू के लिए काम करें तो वो बन जाएगा -0.313 इक्वल्स टू, इसका एक्स कितना है भैया, इसका एक्स है 20.9, तो ये आ जाएगा 20.9 माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो भाई, दो वेरिएबल रह गए हैं, तो यानी कि अब ये हमें सिर्फ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने को है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो ये जाएगा 1.045 म्यू इक्वल्स टू 30 माइनस म्यू। म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 माइनस 1.045 सिग्मा। यहाँ पे इसको लगा लो, तो ये हो जाएगा -0.313 इक्वल्स टू 20.9 माइनस 30 माइनस 1.045 सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये जाएगा -0.313 सिग्मा इक्वल्स टू 20.9 माइनस 30 बन जाएगा हमारे पास -9.1, और यहाँ पे आ जाएगा +1.045 सिग्मा। सिग्मा को वहाँ पे भेज दें तो ये हो जाएगा -0.313 माइनस 1.045, तो ये बनेगा हमारे पास -1.358 सिग्मा इक्वल्स टू -9.1। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, तो -9.1 डिवाइडेड बाय -1.358, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.7। 0.1 आ रही है लेकिन 6.7 ले लो, बहुत है। ठीक हो गया, ये तुम्हारा सिग्मा आ गया। अब तुम्हें सिग्मा को यूज़ करके अपना म्यू फाइंड कर लो, तो म्यू आ जाएगा आपका 30 माइनस 1.045 मल्टीप्लाइड बाय 6.7, तो म्यू की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 30 माइनस 1.045 मल्टीप्लाइड बाय 6.7, 22.9985। हम इसको राउंड ऑफ करके 23 कर लेते हैं भाई। ठीक हो गया, क्लियर है ये। मुझे पता है इस पर थोड़ी ज़्यादा लंबी कर दी हमने, लेकिन टाइप 2 को समझना काफ़ी ज़रूरी था। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने टाइप 3 की तरफ और इसको ख़त्म करते हैं।